अ, यहाँ शिविर लेने के लिए योगेश भाई शास्त्री आया है। उसका जीवन विद्या के साथ बहुत समय से जुड़े हुए हैं। वो बेसिकली इंजीनियर है। और जो शिक्षा की बात है, इसीलिए हरिकृष्ण भाई पटेल जो रिटायर्ड आईजी है, वो स्पेशल आए हैं कि शिक्षक का काम है तो मुझे आना ही पड़ेगा ऐसा। यहाँ डांग में एक आश्रम चलाती है हेतल दीदी, वो भी रास्ते में है, वो भी आ जाएगी। तो मुख्य कंटेंट है जीवन है क्या और जिया कैसे जा सकता है। और वो संस्कार की बात है तो शिक्षा ही बहुत मायने रखती है जीवन में अभी तो ज्ञान और व्यक्ति को क्लासरूम मॉडल में सिखाया जा सकता है ऑब्जेक्टिवली। ये आप देख पाओगे 3 दिन 4 दिन में, 1 दिन में ही शायद पता चल जाएगा। तो जीवन के मूलभूत प्रश्न पर बात होती रहेगी। सारी बात टू वे है, तो सबको पार्टिसिपेशन करना है। कोई भी प्रश्न आप कोई बीच में भी कर सकते हो। हमारा जो इन्वॉल्वमेंट जीवन विद्या शिविर में प्रश्नों के रूप में जितना ज्यादा होगा, इतना शिविर समृद्ध होगा। ये जीवन विद्या शिविर के बारे में। ये बहुत गहन बात है और बहुत सरल तरीके से योगेश भैया रखते हैं। लेकिन हमारा इन्वॉल्वमेंट चाहिए। हमारा डेली रूटीन लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और शिक्षण में बहुत समय लगाते हैं हम, तो सिर्फ स्किल ही सीखते हैं, जीने का पार्ट बाकी ही है। प्रॉब्लम की तरह देखा जाए तो मानसिकता के लिए समाजशास्त्र, साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स तीन हम गलत पढ़ रहे हैं। 3 दिन में आपको भी पता चल ही जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आज तो थोड़ा लेट हो गया है, हम प्रयास करेंगे 8:30 बजे यहाँ हॉल में आ जाने का, 8:30 पौने 9, तभी ये कंटेंट पूरा होगा। रोज 6-7 घंटा बात चलेगी, तो आपको पूरी तरह एकाग्र चित्त पर यहाँ पार्टिसिपेट करना है। ऐसे बैठो, ऐसा करो, ऐसे नहीं करो, ऐसा यहाँ कोई कहने वाला नहीं है। फिर भी मेरी विनती है कि आगे अभी बहुत सीट खाली है और क्लास के तरह से यहाँ बोर्ड पर काम होगा, तो दूर से बोर्ड ठीक तरह से दिखाई नहीं पड़ेगा, तो आगे आ सकते हो। योगेश भैया। तो हम आश्रम में है, तो आश्रम के कई रूल्स है, हमने ग्रुप में तो रखा ही है। एक तो शांति बनाए रखिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग साधक भी है, तो कहीं भी जाए बात तो होती ही रहेगी, लेकिन आवाज बहुत शांत रखे, क्योंकि तो जो साधक गण है उसको तकलीफ ना हो। खाने के लिए डिश में जूठा कुछ न छोड़े। दूसरी बात है, तीसरी बात है, पहनकर और बात में विवेक रखे। बस इतना ही है। चलिए अजय भाई। अजय भाई जैन भी जीवन विद्या के प्रबोधक रहे, वो बाबा जी को बहुत शुरू से मिला है, वो अपनी बात रखेंगे। इसके बाद योगेश भैया विधिवत शिविर चालू करेंगे। थैंक यू अजय भाई। बढ़िया, सभी को नमस्कार। और
हमारी एक दो बार जो टीचर्स से चर्चा हुई है, एसबीपी के काफी अधिकतर लोग हैं, तो योगेश भाई ने कहा कि पूरा एक व्यू आ जाए, तो लगभग खूब शानदार है ना। और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि है ना, एसबीपी के भरत भाई और वहाँ के जो डायरेक्टर हैं अनुपम सर है ना, इन सब लोगों को लगा, और हमारी जो शोभा बहन और हमारे प्रिंसिपल सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खूब शानदार सर का, शोभा मैडम का और सभी लोगों का जो एक अपनत्व भाव इसमें रहा है ना, जिसकी वजह से ये ऑर्गेनाइज हो पा रहा है। और इसमें अब बिल्कुल बीनू भाई की गुजरात में होने वाले सभी शिविरों में लगभग एक बहुत ही अहम भूमिका रहती है, और गुजरात के अलावा होते हैं वो तो रहती ही है। तो एक बैकग्राउंड के रूप में देखें तो अभी अभी पिछले हफ्ते गुजरात में 6 शिविर एक साथ चल रहे थे, है ना। एक तो समर्थ डायमंड विश्वनगर में लगभग उसमें 450 के आसपास लोग थे, और उसमें श्रवण शुक्ला जी शिविर ले रहे थे। वहीं पर एक महेंद्र भाई हमारे कनाडा से मित्र हैं, जो इस दर्शन से काफी लंबे समय से जुड़े रहे, वो विश्वनगर में ही अध्ययन शिविर चल रहा था। और सुरेश पटेल भाई है ना, उनका शिविर पोरबंदर में चल रहा था। जय भाई का शिविर चल रहा था डिसा में। फिर अंकित कलारिया केजीआईटी बड़ौदा में। अशोक गोपाला जी का जो आनंद निकेतन चेन ऑफ स्कूल्स है, उसके उनके टीचर्स के लिए स्पेशली इंग्लिश में। तो इस तरह से एक गुजरात में जो पारिवारिकता है, जो गुजरात के लोगों का एक सरलता है, जो अपने परिवारों से जुड़ाव है, उस बात को लोग देख पा रहे हैं कि यह एक दर्शन है जो परिवार में जीने की कला को सिखाता है ना। सोम भाई का यहाँ आना लगभग 2010 गुजरात में आना शुरू हुआ। 2010 में एक शिविर हुआ था एसबीपी में, है ना, जो स्वामीनारायण, नहीं एसबीपी नहीं, स्वामीनारायण ग्रुप है वहां पर अहमदाबाद में। और हंसमुख भाई पटेल जो सूरत में डीआईजी की तरह रहे, अभी आईजी हैं, और उसी क्रम में हरे कृष्णा सर का भी जुड़ना हुआ, तो वहां पर कुछ शिविर किए। वहां पर डीवाईएसपी का शिविर ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें हरे कृष्णा भाई का काफी योगदान था, अतुल करवल जी और भी लोग जुड़े। तो आदरणीय नागराज जी जो जिन्होंने इस दर्शन को उद्घाटित किया, हम सबको ये लगता है कि फाइनली ये मेन स्ट्रीम में आने की जरूरत है। मेन स्ट्रीम का मतलब है शिक्षा में, है ना, क्योंकि शिक्षा में बच्चे हमेशा, है ना, 8 से 10 साल, यदि अपन 10वीं 12वीं तक के स्कूल को देखें तो 12 से 14 साल बच्चे रोज 4 से 6 घंटे टीचर्स के साथ रहते ही हैं। तो शिक्षा केवल स्किल का काम ना करते हुए, वो तो अच्छा काम कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ कैसे संस्कारित करने का काम भी हो, है ना, बच्चों में सही की स्वीकृतियां भी पहुंचे, और उनका परिवारों में जीना, माता पिता के साथ, भाइयों के साथ, मित्रों के साथ, ये दोनों चीजें एक ही जगह हो पाए। अभी हमने ये माना हुआ है कि संस्कार देना परिवार का काम है और शिक्षा का काम केवल स्किल देना है। तो ये दोनों को केंद्र में, शिक्षा का केंद्र रहें, स्कूल रहें, यूनिवर्सिटीज रहें, और वो बच्चों में भी संस्कार देने का काम करें, पेरेंट्स के साथ भी मिलकर के संस्कार देने का काम करें। ऐसा एक डिजाइन इसमें से निकल के आता है। दूसरा देखेंगे तो आत्मीय यूनिवर्सिटी राजकोट में, कितने लोग को आइडिया है आत्मीय यूनिवर्सिटी राजकोट का? हाँ, कम लोगों को पता है। तो वहां पर जो स्वामी त्याग वल्लभ जी हैं, वहां पर भी शुरू हुआ लगभग 2010-12 के आसपास, और उनको ये लगा कि जो मोटो है आत्मीय यूनिवर्सिटी का कि बच्चों को आत्मीय कैसे बनाए, है ना, उसको लेकर के वो बहुत सारे चीजों को खोज रहे थे। किसी क्रम में जीवन विद्या के कांटेक्ट में आए, और उनको लगा इस दर्शन में वो कंटेंट है
जो यूनिवर्सल है, सार्वभौम है, और इसको बच्चों तक तर्क संगत विधि से पहुंचाया जा सकता है। ये लॉजिकल है ना। इसमें अभी जब योगेश भाई चर्चा शुरू करेंगे तो शुरू में ये कहा जा रहा है कि कोई चीज मानना नहीं है ना। मानना नहीं है तो क्या करना है, जानने का प्रयास करना है ना, और जानने के लिए अपने पर जांचना पड़ेगा। तो यूनिवर्सिटी को ये लगा कि हम तर्क संगत विधि से बच्चों में शिक्षा पूर्वक संस्कार को दिया जा सकता है इस दर्शन के माध्यम से, और वहां पर लगातार प्रयास चल रहे हैं। बहुत सारे टीचर्स, लगभग 15-20 टीचर्स 6 महीने का अध्ययन भी कर चुके हैं, और अभी रिसेंटली है ना एक 6 महीने का अध्ययन हम लोगों ने वहीं पर उनके ही यूनिवर्सिटी में किया, जिसमें कि डेली 4 घंटे वो लोग मिलते थे, है ना, 2 से 6, और अध्ययन करते थे विधिवत। और वही सत्र अब दिसंबर से फिर शुरू होगा, और वहां पर 8 लोग अब पीएचडी कर रहे हैं इस दर्शन के ऊपर कि कैसे, क्या बातें इसमें नई हैं और वो कैसे पहुंचती हैं। तो इस दर्शन का जो कंटेंट होगा वो यही होगा कि हम खुद को समझ पाएं, परिवार को समझ पाएं, संबंध क्या है ना, परिवार में माँ का क्या मतलब होता है, पिता का क्या मतलब है, गुरु का क्या मतलब है, मित्र का क्या मतलब है, भाई बहन का क्या मतलब है, पति पत्नी संबंध का क्या मतलब है, समाज से हमारा जुड़ाव का क्या अर्थ है, सामाजिक व्यवस्थाएं है ना, उनमें क्या योगदान है, चाहे वो शिक्षा संस्कार की व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर के हो, चाहे है ना उत्पादन को हो, इकोनॉमिक्स हो, जो बीनू भाई बोले थे इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और सोशोलॉजी की जो बातें हैं, तो इन सभी पर चर्चा होगी। इनका स्वरूप क्या है और ये हम तक कैसे पहुंचता है और इसको कैसे जिया जा सकता है ना। फाइनली मूल बात यह कि हम सुख शांति पूर्वक, समृद्धि पूर्वक कैसे जी पाए अपने साथ और अपनों के साथ, और फिर समाज के साथ और प्रकृति के साथ। तो इस डोमेन में सारी चर्चा होगी। तो हम लोगों ने जो 3 वर्कशॉप वहां पर की है ना एसबीपी में, और फिर पेरेंट्स के साथ भी एक 3 घंटे का सेशन किया। उसमें जो मूल बिंदुओं पर चर्चा की कि पहले तो हमें ये समझना है कि चीजें हमें समझना है ना। बहुत सारा समय तो हम ये माने रहते हैं कि हम समझदार ही हैं या हमें सब कुछ पता है, लेकिन हम जी नहीं पा रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन होना एक बात है, और जीना समझ में आता है तो जीना बनता ही है, और केवल इंफॉर्मेशन होती तो सुनाना बनता है ना। तो समझने में आने के बाद ही जीना बनेगा, इसको अपन देखेंगे। तो इस दर्शन में जो एक और खूबसूरती ये है कि इसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मतलब जितने भी शिविर होते हैं तो प्रबोधक कुछ चार्ज नहीं करते हैं, है ना। और ये अच्छी बात है कि ऐसे कई लोग हैं, है ना, देश में इस जीवन विद्या से जुड़े हुए कम से कम 35-40 लोग तो हैं ही जो विधिवत अध्ययन कराते हैं, परिचय शिविर कराते हैं। दूसरा, यदि एक थ्रेड को देखेंगे तो दिल्ली में हैप्पीनेस करिकुलम के बारे में कितने लोगों ने सुना है? 2, 3, 4, 5, 6 लोगों ने। तो हैप्पीनेस करिकुलम का जो बैकबोन है ना, वो जीवन विद्या के कंटेंट से ड्रिवन है ना। हालांकि उन परिस्थितियों में जितना गया है वो शायद 5-10% ही होगा अभी जीवन विद्या, बट हमेशा शुरुआत तो जैसे बच्चे को पढ़ाते हैं तो ABCD से पढ़ाते हैं या काका गागा पढ़ाते हैं ना, तो शुरुआत तो ऐसे बेबी स्टेप्स में ही होती है। धीरे धीरे वहां पर और स्थितियां बन रही जहां पर पूरा का पूरा दिल्ली बोर्ड बना रहा है, उसमें हो सकता है कि इसको कैसे समावेश किया जाए। तो मैंने एक जो ओवरव्यू देने का उद्देश्य इतना ही था कि ये शिक्षा की वस्तु है, इसीलिए शिक्षकों से विशेष अनुरोध है, और हम सब लोग ये करते ही रहते हैं कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने नॉर्मल जॉब छोड़ करके इसमें आना पड़ा, क्योंकि तो हम एक तरह से शिक्षक बन गए हैं। आप लोगों के पास आपके जॉब के साथ वो चीज उपलब्ध है, क्योंकि हर समय आपको बच्चे उपलब्ध हैं और वो आपसे सुनना ही चाहते हैं, और खासतौर से प्राइमरी, जूनियर, हाई स्कूल तक तो बच्चों का ये स्थिति रहती है, टीचर्स के प्रति जो सम्मान है उनमें, यदि टीचर ने गलत स्पेलिंग भी बता दी और घर में मम्मी या पापा बोलते हैं कि नहीं ये स्पेलिंग गलत है, तो वो कहते नहीं मैं अपने टीचर से पूछ के आऊंगा, है ना। तो भले ही पिताजी माताजी ज्यादा पढ़े लिखे हों टीचर से, है ना, उनके पास कोई भी डिग्री हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, CA हो, है ना, लेकिन टीचर की जो स्वीकृति है बच्चों में जन्म से ही लगभग, है ना, कि वो अपने माता पिता से उनको श्रेष्ठ ही मानता है, इसलिए उनके कहने की ही बातों को मानता है। और ये भी एक अच्छा प्रभाव दिख रहा है कि
9th क्लास के बच्चे, इन लोगों से हमारी चर्चा नहीं हुई हालांकि, लेकिन अपने टीचर के कहने पर यहाँ पर 20-22 9th क्लास के बच्चे भी हैं और 10-12 11th के भी बच्चे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा सुखद संयोग है कि टीचर्स की स्वीकृतियां, है ना, बच्चों में स्वाभाविक रूप में बनी रहती हैं। और मैं अपनी भी जर्नी देखता हूं तो उसमें भी यही रहा कि जब मैं पढ़ता था, है ना, लगभग 20-21 की उम्र में, तब मुझे आदरणीय नागराज जी से मिलना होगा, वो भी अपने एक टीचर के माध्यम से। तो जब टीचर किसी चीज को रिकमेंड करते हैं तो बच्चों में स्वीकृतियां पहले से बनी रहती हैं, तो हम उसको और अच्छे से सुन पाते हैं। तो ये जो एक संबंध है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। और कबीर तो कह ही रहे हैं कि गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागों पाए, है ना। तो बिल्कुल जो गुरु का महत्व है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है ही। और आम बिना इन दोहों को जाने हुए भी मानव में उनकी स्वीकृति रहती है। योगेश भैया बहुत ही समय से इस दर्शन से जुड़े हैं और हम लोगों ने अध्ययन उनके अंडर में किया हुआ है, क्योंकि यछोटी जो एक 2001 में एक संस्थान स्थापित हुआ आदरणीय बाबा जी के मार्गदर्शन में, उसमें 2010 से अध्ययन की प्रक्रिया शुरू हुई। उसमें योगेश भैया और उनकी श्रीमती जी सुवर्णा दीदी जी, है ना, इन लोगों ने एक अहम भूमिका को निभाया। और उस दौरान हम लोग 2 महीने में 10 दिन, दलसुख भाई भी हमारे साथ बीच बीच में जाते थे। तो बहुत ही सरल व्यक्तित्व, और भैया ने इंजीनियरिंग करके, दीदी ने भी इंजीनियरिंग की हुई है और पहले ही समाज से बहुत सारा जुड़ाव रहा। एक ये रहा कि संवेदनशीलता के समाज में कैसे बेहतर हो। तो इंजीनियरिंग का जॉब तो कम ही किया, प्रोफेशनल माने जो कॉर्पोरेट वाला, बट अपनी सारी इंजीनियरिंग और अपनी सारी ज्ञान को समाज के उपयोग के लिए कैसे किया जाए, तो बहुत सारे एनजीओज में काम किया। और फिर दर्शन से जुड़ने के बाद फुल टाइम दर्शन को काम किया। अभी बहुत सारे परिवारों को, या जो आत्मीय का मैंने आपको बताया, तो आत्मीय में एक अहम भूमिका के रूप में योगेश भैया निभा रहे हैं। हम बाकी सब लोग एक कड़ी के रूप में हैं ही। तो मुझे लगता है हम स्वागत करें योगेश भैया का, और योगेश भैया इसको विधिवत आगे बढ़ाएं। तो नमस्कार। अच्छा, ओके, इसको बंद कर दें। कुछ शुरू है क्या? एक छोटा सा परिचय हो जाए। जिस स्कूल के टीचर्स आए हैं तो कृपया, उनके प्रधानाचार्य भी आए हैं, तो एक छोटा सा ब्रीफिंग दीजिए परिचय के रूप में। कितने लोग आए हैं और स्टूडेंट्स कितने हैं, टीचर्स कितने हैं? और एक छोटा सा कि आप क्यों आए, व्हाट मेड यू। पहले तो नमस्कार। नमस्ते। आप सब लोगों का यहाँ सेमिनार में स्वागत है। हम खुश नसीब है कि यहाँ हमें यह मौका मिला। इतने सालों से शिक्षा की यात्रा में हमने देखा कुछ ऐसे अनसुलझे प्रश्न थे जिनका आंसर नहीं मिलता था। क्वेश्चन बढ़ते जाते थे, आंसर नहीं मिलता था। और सहयोग सबका होता है, बच्चों का, टीचर्स का, पेरेंट्स का, लेकिन कोई ऐसी चीज थी जो कहीं कमी लग रही थी। हमारे चेयरमैन सर डॉक्टर भरत भाई ढोलकिया बहुत इनोवेटिव है, जिन्होंने स्कूल को 10 साल में ऐसे मुकाम पे पहुंचाया है जहां वो 20 साल बाद होना चाहिए। आपने शायद कभी विजिट किया हो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो स्कूल का मॉडल अभी रखा है वो बहुत कम साल में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स है। लेकिन जो चीज की कमी थी वो
उन्होंने कुछ ऐसे उनके कांटेक्ट से, जैसे विनू भाई से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, 2-3 मुलाकात के बाद पता चला कि जो चाबी हम खोज रहे थे वो चाबी यहां है। और उन्होंने फर्स्ट इनिशियल इंट्रोडक्शन सेमिनार किया, 1 घंटे का ही था, लेकिन पूरा स्टाफ जो बिठा के रखना पड़ता है, उन्होंने घड़ी नहीं देखी। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट थी हमारा पहला इंट्रोडक्शन, जहां अजय भाई ने इतनी सरलता से बताया कि आपकी प्रॉब्लम्स है ही नहीं, हम उसको समझ नहीं रहे। फिर भरत भाई को लगा कि ये चीज अगर हमारे स्टाफ में आए तो, क्योंकि जो चीज इतनी अच्छी हमने देखी है हमारी लाइफ के लिए जरूरी है, और इसको अगर हम पूरी सिस्टम में अप्लाई करें तो मुझे लगता है कि जो हैप्पीनेस करिकुलम है वो वास्तव में सक्सेस हो सकता है। और हमारी जो स्कूल है, स्कूल ऑफ SVNIT है, हम चाहते हैं कि दूसरी स्कूल भी इससे कुछ और प्रेरित हो और सिस्टम को इतना इजी बनाए कि जो सरल नेचुरल सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम सरल, हमारे गुरुकुल से शुरू हुई जो सिस्टम, वो ओरिजिनल सिस्टम में आए। हम अभी यहाँ पे टोटल 81 पार्टिसिपेंट्स हैं, जिसमें 42 टीचर्स हैं, बाकी स्टूडेंट्स हैं और ऑफिस स्टाफ है। हाँ, टीचर्स अपने अपने हाथ खड़े करेंगे। और अभी जो स्टूडेंट है वो सब अपने हाथ खड़े करेंगे। या हाँ या हाँ, अभी हमने स्कूल के लिए 2 सेशन रखे हैं। एक सेशन हमारा इस सेमिनार सेशन में है, सेकंड सेशन हमारा असाइनमेंट सेशन में है। अच्छा, जो अभी हमारा ऑनलाइन कांटेक्ट में है। ओके, हम यहाँ जो करेंगे हम वहाँ पहुँचाएंगे ऑनलाइन थ्रू और ग्रुप थ्रू, और उनको और एडिशनल एजुकेशनल वर्क दिया है। अच्छा, जो हम चाहते हैं कि ये बच्चे और हम टीचर्स वहां जाके उनको डिफरेंस बताएंगे कि आपने क्या खोया क्या पाया, तो वो लोग भी प्रेरित हो पाएंगे। और हमारे इसलिए पूछ रहा हूँ या कि सप्ताह भर का समय, या तो कई आप जैसे प्रिंसिपल मिलते हैं हम लोगों को, जब सप्ताह भर की चर्चा छुट्टी होती है या तो वो सोचते बाप रे, 1 सप्ताह हम कैसे निकालेंगे, या और क्या स्कूल बंद करना होगा, श्योर स्कूल बंद करेंगे तो पेरेंट्स क्या कहेंगे, या और फिर मैनेजमेंट क्या कहेंगे। या तो आप लोगों ने कैसे बना लिया इसे? या सर, ये बहुत सबसे बड़ा कठिन प्रश्न ये था कि स्कूल में अगर हम अरेंज करते हैं 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे पूरे दिन का मैनेज हो जाता है, लेकिन इतना बड़ा सेशन के बारे में जब अजय भाई ने पूरा बताया कि ये सेशन जब तक आप पूरा एंजॉय नहीं करेंगे उसकी वैल्यू आपको पता नहीं चलेगी। और करना भी था और टाइम भी अवेलेबल नहीं था, क्योंकि डीओ को संभालना इतना इजी नहीं है। जब 1 दिन की छुट्टी भी देनी है तो परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन फिर हमारे जो मेन गाइड है कैप्टन डॉक्टर भरत भाई ढोलकिया, उनके साथ बात हुई और एक अच्छा सॉल्यूशन लिया हमने कि जो इसके बाद छुट्टी आ रही है उसको हम कन्वर्ट करेंगे डेली स्कूलिंग में, तो ये हमारा जज हो जाएगा और किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि कुछ पेरेंट्स का कॉल भी आया कि सर इतना आप एक छुट्टी देने के लिए मना करते हो, कॉल आ जाता है और आपने 7 छुट्टी दिया। मैंने बोला ये 7 छुट्टी नहीं है, एक एजुकेशनल जर्नी है जिससे हम कुछ जो हमने पाना बाकी है वो हम पाने वाले हैं, और ये हम आपके बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने बोला ये सर बहुत अच्छी चीज है। कुछ बहुत पेरेंट जुड़ने वाले थे सर, या लेकिन उनका प्रॉब्लम क्या था कि जहाँ पे वो जॉब और प्रोफेशनल जुड़े हैं वहां से उनको परमिशन नहीं मिली। तो मैंने उनको प्रॉमिस किया है कि हम यहाँ से आके आपको उसे अवगत कराएंगे और उसका बेनिफिट हम ट्राई करेंगे जितना मैक्सिमम आपको दे पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका
क्योंकि ये एक मेजर डिसीजन है मेरे अनुसार कि इस प्रकार से हमारा सारा रूटीन, एक तो स्कूल का रूटीन तो है ही, प्लस घर का भी रूटीन है, श्योर सारा घर का जिम्मेदारी रूटीन भी पूरा करके। और इसलिए मैं चाहूंगा ये जो हमारे स्टाफ है उसके लिए हम जोरदार उनका एक बार अभिवादन करेंगे। वो अपना पूरा फैमिली को जिम्मेदारी को छोड़ के आए हैं और उनको बहुत समझाना पड़ा है, लेकिन समझ गए और अच्छी तरह यहाँ भी बैठे और सही में अभी एंजॉय भी कर रहे हैं सर। एंजॉय भी कर रहे हैं। हाँ, नदी है, शुक्र है। या कुछ नहीं तो नदी ही देख ले। श्योर अभी टोटली फ्री लग रहे हैं, अभी फ्री लग रहे हैं, यू आर हैप्पी। उनको मेमो का डर नहीं है, मेमो का डर नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्योर एक तो जैसे एक दो लाइन में आपकी अपेक्षा क्या है सप्ताह भर से? सप्ताह भर से अपेक्षा हमारी ये है सर कि हम जो जो चीजों से जूझ रहे हैं अभी, हाँ। कि लाइफ जीना मुश्किल है। अच्छा, एक कि भाई इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कैसे करें? ये तो हम जैसे ढा रहे हैं, जिंदगी को ढा रहे हैं। लाइफ को जो एंजॉयमेंट सही में चाहिए वो नहीं मिल रहा। कि लाइफ हमें एक जिम्मेदारी से मिली है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, आके पढ़ा के जाना, थक जाना, ये सब चीजें मैं देख रहा था। और मैंने कुछ बुक्स भी पढ़ी है, ऐसे महर्षि अरविंदो से भी मैं जुड़ा हूँ, इस्कॉन से भी जुड़ा हूँ, और ऐसे बहुत से लिटरेचर और बुक्स पढ़ के मुझे लगा कि सही में सबको अगर सही रास्ता पता हो तो इतना मुश्किल नहीं रहता। और जनरली प्रिंसिपल को एक प्रेशर का बीमारी लग जाता है, लेकिन मैं उससे अभी थोड़ा दूर हूँ, क्योंकि ये जो पढ़ाई है, हमारा रीडिंग है, वो हमें इससे बचाता है, उसका सॉल्यूशन देता है। तो मैंने सोचा कि भाई ऐसा क्या किया जाए कि मेरे स्टाफ भी, मेरे फैमिली भी रिलैक्स रहे। बहुत अच्छी है। एक और पॉइंट, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो मैं सोचता हूँ शिक्षकों के साथ काम करना व्यक्तिगत रूप से, जिसको हम एक सामान्य भाषा में कहते हैं ना, पसंद करना, शिक्षकों के साथ काम करना मैं पसंद करता हूँ। मुझे ऐसा भरोसा है कि ये थोड़े सोचने वाले होते हैं, ज्यादा सोचते हैं सर। सोचने वाले होते हैं। और जीवन विद्या का काम करना मतलब सोचने का काम ही करना है। वैसे सोचने के काम के लिए तो एक प्रश्न आपसे है कि यदि हमारे पास प्रश्न बने रहते हैं तो क्या होता है? हमें उत्तर की जरूरत क्यों? यदि प्रश्न बने रहते, बहुत सारे प्रश्न बने होते, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे उत्तर खोजना क्यों? Why it is necessary? कि जनरली कोई भी क्वेश्चन रहता है तो हम प्रयास करते कि इससे बाहर कैसे निकले। जैसे अजय भाई ने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया था कि सर ने आपको बोल दिया कि कल रुकना है 1 घंटा, उनको प्रॉब्लम है, आप स्वतंत्र हैं, रुके या ना रुके। अगर रुकते हैं प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, नहीं रुके आप अपने काम पे जाओ, दूसरे दिन मेमो मिलेगा, उसका जस्टिफिकेशन ढूंढना पड़ेगा। यानी कि प्रॉब्लम को जब तक हम सॉल्व नहीं करते तब तक वो रिपीटेशन मोड में आता है। फिर क्या होता है? फिर उसका हमारी जो रेगुलर लाइफ पे उसका इफेक्ट होता है। क्या होता है? इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट ये होता है कि हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो हम काम सरलता से करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। और कभी-कभी डिस्टर्ब होने से क्या होता है? डिस्टर्ब होने से हम हमारे जो रेगुलर लाइफ है वो नहीं जी पाते। जैसे कोई काम करना है, ध्यान नहीं लगा, कुछ खो गया, कुछ भूल गए, कुछ मिस्टेक हो गई। तो ऐसे जो मैंने देखा तो उसमें फिर हमारे जो स्टाफ भी इतना इंटेलेक्चुअल है कि बहुत सी हमारी बातें होती है। मैं तो रेगुलर मीटिंग करता हूँ टीचरों से, क्योंकि जरूरी है कि जिनके साथ हम काम कर रहे हैं उनके प्रॉब्लम को भी समझना है। और मैं अपना ज्यादातर पार्ट एज अ बॉस नहीं यूज करता। अच्छा, क्योंकि ये जरूरी है, जब तक उनके सामने एंगल से हम समझेंगे नहीं तब तक प्रॉब्लम हमें समझ में नहीं आएगी। कोई भी प्रॉब्लम लेके आते हैं बच्चे, स्टूडेंट या फिर पेरेंट्स या टीचर्स, तो हमको पहले उनको सुनना पड़ता है। अगर आप शांति से सुनोगे नहीं तब तक पहले सामने वालों को संतोष नहीं होगा कि मुझे सुनी नहीं। और
सुनने में ही कभी कभी उसका आंसर मिल जाता है, अच्छा। या जो बातें छूट जाती है। तो हमारा प्रयास ये है कि सेशन में अगर ये सॉल्यूशन हो जाता है कि सबका जो विजन है वो ओपन माइंडेड हो जाए और सही में जीने की कला वो सीखे। तो आप कितना स्वीकारते हैं कि यदि हमें समस्याएं हैं, प्रश्न है, या और यदि हम उत्तर चाहिए तो या मन को खुला रखना होगा, इस पर कितना सहमत है? सर, उसमें तो मैं 101% सहमत हूँ। और यदि हम लोग खुले नहीं है या तो क्या होगा? खुले नहीं है तो सिर्फ हम हमारे तक सीमित हो जाएंगे कि हमें जो रास्ता मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है, क्योंकि हम रास्ता ढूंढने के लिए सिर्फ हमारे तक सीमित रखेंगे तो जहां पे उसका रास्ता है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी वो रास्ता सामने की ओर से खुलता है और हम अगर प्रयास नहीं करेंगे, हम सिर्फ हमारे लिमिट सीमित क्षेत्र में ही रहेंगे तो उसमें से हम बाहर नहीं आ पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि सामने वाले को भी समझना। थैंक यू वेरी Sure. मच। Thank you very much, फॉर sir. योर शेयरिंग। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो लोग, जिसको हम कहेंगे कि समाज से आए, ऐसे कितने लोग हैं? कैन यू रेज योर हैंड्स? 4 5 6। बहुत अच्छा। धीरे धीरे हम सभी से परिचय लेंगे। इन बच्चों को कौन ने मोटिवेट किया आने के लिए? हाँ हाँ, बोलो। हाँ, अच्छा, सेमिनार हुआ था। ओके, आपका नाम बताइए। मेरा नाम समत पांडे। हाँ, मेरा नाम समत पांडे, मैं क्लास 9th में पढ़ता हूँ। क्लास 9th में हाँ। पढ़ते हैं। ओके, तो हुआ था, तो हमारी प्रॉब्लम्स का जो वो समझा रहे थे तो उसका हमें सॉल्यूशन मिला। मतलब जो जो दिक्कतें आ रही थी उससे हमें थोड़ा आसानी हुई और सर ने भी समझाया कि ये अच्छी बात है। तो इसलिए अच्छा, क्या प्रॉब्लम है वैसे एका? सर, जैसे कि हम कुछ पढ़ रहे हमें समझ क्यों नहीं आ रहा है, तो ओ। जैसे हाँ, तो वो हम उन्होंने हमें समझाया कि अपना मन खुला रखो। जैसे कि अभी ये कुछ बाहर चीजें हैं और यहाँ कोई समझा रहा है तो हमारा ध्यान वहाँ है, तो यहाँ का कैसे समझ में आएगा, ऐसा कुछ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहता है? क्यों आए बच्चे भी? हाँ, बोलो, नाम बताइए, क्लास। सर, myself आशीष झा। मैं 9th A आशीष? झा, क्लास 9th में पढ़ता हूँ। तो उन्होंने ऐसा बताया कि नॉर्मली जो ऐसे लोग समझाते हैं तो वन वे कन्वर्सेशन होता है कि सिर्फ वहां से हमको मिल रहा है। बट अगर हम बात कर रहे हैं और टू वे कन्वर्सेशन हो कि वहां से भी कुछ हो और हम भी कुछ बताएं, तो हमको क्लियरली समझ आता है। तो उससे भी कि अगर एक ही जगह से कुछ आ रहा है तो हमको क्लियर कभी नहीं होता, और दोनों जगह से अगर बात होगी तो क्लियर होगा। तो ये भी एक सेल्फ मोटिवेशन था हमको कि अगर हम आए, हम लोग कैसे कन्वर्सेशन हो, जैसे कि आप बोल रहे हो हमें, फिर हम आपको बोल रहे हैं, तो वो हमको थोड़ा सा पॉजिटिव वे में। फिर बेटा पढ़ाई 8 दिन तो चली गई, कैसे करोगे? सब पढ़ाई तो उसके साथ मैनेज हो जाएगी ना। अच्छा, मैनेज हो जाएगा, कर लोगे? हाँ। बहुत अच्छा, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, तो प्रयास हम लोग शुरू करते हैं। मेरा नाम योगेश है। हाँ हाँ, जरूर जरूर। आए हैं क्या? प्लीज आइए आइए आइए। अरुण भैया, आइए आइए। सुबह कितने बजे उठे बच्चे? हाँ, उठाया कि अपने आप उठते? और घर में कितने बजे उठते? उठाना पड़ता है कि उठते?
तो एक बात मानेंगे बच्चे, सब लोग आगे आ जाओ, इधर बैठो, जितने भी स्टूडेंट है ना सब इधर बैठो। सामने बैठने से कंसंट्रेशन अच्छा रहता है ना, तो सामने बैठो। मोबाइल लाए हो क्या? पक्का? तो घर में इंफॉर्मेशन किन कैसे देंगे? हाँ, स्कूल टीचर्स लाए हैं। कौन लाया बेटा? वो टीचर के पास जमा करना, यहाँ का नियम है। हाँ, टीचर के पास दे देना। और कौन? आप लोग लाए क्या मोबाइल? पक्का ना? टीचर के पास जमा करेंगे तो शिविर है। हाँ भैया प्लीज। नमस्ते, मैं योगेश। एक बार गुरुजी का नाम भी बताएंगे जी जरूर। और छोटा सा इस संस्थान का एक तो परिचय जी। मुझे भी नहीं है जी। आपका भी परिचय, नियमावली बतानी है प्लीज। थैंक यू। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। पहली बात तो बहुत अच्छा लग रहा है भारत के भविष्य को यहाँ सामने देख के, अपने सामने, क्योंकि आप सभी भारत का ही नहीं विश्व का भी भविष्य हो, तो अपने आप को रोक नहीं सका, मुझे तो इंट्रोडक्शन देना है, फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो स्थान है हमारा, वो ध्यानी धाम, आप लोगों ने, कई लोग कल से आ गए हैं तो उन्होंने देखा भी होगा, घूमे होंगे। ऊपर मंदिर है हमारा। सो जैसे ये नाम बता रहा है ध्यानी धाम, हमारे परम पूज्य गुरुदेव, जिनका ये चित्र आप देख रहे हैं, श्री परम पूज्य श्री ध्यान योगी मधुसूदन दास जी महाराज, उनकी स्मृति में ये स्थान, हमारी अभी जो गुरु है, गुरु पद पे आसीन है भगवती रूपा श्री आनंदी माँ और बापूजी, उन्होंने ये स्थान अपने गुरु के स्मृति में ये बनाया है। इस स्थान का केवल 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 एक ही लक्ष्य है कि यहाँ आने वाले का कल्याण हो। कल्याण शब्द जो है वो बहुत रूढ़िवादी लगता है, लेकिन कुछ समय बाद वो प्रश्न गहरे हो गए। तब भी मैंने परसू नहीं किया कि इसका उत्तर खोजा जाए। अब तो राहत का वो भी खत्म हो गया था। तो जैसे भैया बता रहे थे कि अगर प्रश्न बने रहते हैं तो होता क्या है, तो होता यही है कि हम डिस्टर्ब होते हैं। कितने लोग डिस्टर्ब होना समझते हैं? आप लोग होते हैं क्या डिस्टर्ब? होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। फिर फाफड़ा जलेबी में खत्म होता है ना डिस्टर्बेंस, है कि नहीं? डिस्टर्ब हो गया, थोड़ी देर लगता है अरे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर क्या करते हैं अपन? क्या करते हैं? बाहर खुशी ढूंढते हैं, या फिर वो छुटकू मिल गया जो उसको देख लेते हैं, एक आध रील देख लिया, है कि नहीं? मनोरंजन, ये अभी हम लोगों का राहत है, कुछ मनोरंजन कर लेते। लेकिन जब बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब होता है तो फिर ये सब काम नहीं करता। ऐसा ऐसा किन किन लोगों को एक्सपीरियंस में आया? बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है तो फिर ये सब कुछ काम नहीं करता। ऐसे कितने लोगों का एक्सपीरियंस है? अच्छा, 1 2 3 4 अच्छा 5, ओके। हाँ, ऐसी मेरी स्थिति हो गई थी, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस। तो अब इस डिस्टर्बेंस से हमें एक विकार आता है, उस विकार का नाम है क्रोध। क्रोध समझते हैं? कितने लोगों को क्रोध आता है, यानी गुस्सा आता है? हाँ, कितने लोगों को आता है? सबको आता है।
ओके, इसमें तो नंबर ज्यादा है, गुस्सा आता है। तो मुझे भी फिर गुस्सा आने लगा धीरे धीरे। तो एक योग संयोग, जैसे अभी आप आए हैं ना शिविर में, किसने बोला होगा, किसी ने मोटिवेट किया होगा, आप लोग आए, ऐसे ऐसे हम लोग भी ऐसे शिविर में आके बैठे जैसे आप लोग बैठ गए। सप्ताह भर धीरे 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 ध्यान जाने लगा, उस मुद्दे पर ध्यान जाने लगा कि प्रश्नों के उत्तर समझे बिना यदि हम कोई भी काम करते हैं तो काम चलाऊ तो हो जाते हैं, काम चलाऊ समझते हैं? पर ये जो काम चलाऊ तरीका है, ये किसी भी समय अपना साथ छोड़ देता है और हम एक डिस्टर्ब माइंड की एरिया में आते हैं। उसको हिंदी में कहते हैं विचलित मनस्थिति हो जाती है। और उसका दुष्परिणाम, दुष्परिणाम हिंदी शब्द समझते ना, उसका दुष्परिणाम हमारी पर्सनैलिटी में आता है। कितने लोगों को पता है पर्सनैलिटी शब्द, कितने लोगों ने सुना है? पर्सनैलिटी है ना, कुछ पर्सनैलिटी होती है अपनी, उससे हमारी इमेज बनती है। फिर हम जैसे नहीं रहते वैसी हमारी इमेज बनने लगती है। पेरेंट्स के साथ अपनी इमेज बनती है, मैरिड है तो पति पत्नी में इमेज बनती है, बच्चे हैं तो बच्चों के मन में अपनी एक इमेज आती है। तो ऐसे अगर हमारी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व यदि डिस्टर्ब हो गया तो हम जैसे नहीं हैं वैसी इमेज आती है। उसका एक नाम है ड्युअलिटी। ड्युअलिटी समझते हैं? उसको हिंदी में कहते हैं दोहरा व्यक्तिमत्व तैयार होता है। और ऐसे दोहरे व्यक्तिमत्व का कष्ट हमको होता रहता है, उसका नाम है दर्द। फिर उसके दर्द होते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में ये ध्यान आया कि ये जो दर्द है, इस दर्द का कारण का निवारण किए बिना ये दर्द जाते नहीं। जैसे शरीर में कोई दर्द होता है तो पता लगता है, पैर में दर्द है तो कुछ बाम लगा लिया, सिर में दर्द है तो बाम लगा दिया, होता है कि नहीं? लेकिन अगर मन के दर्द हो गए तो उसका कोई बाम नहीं। और जैसा जैसा आयु बढ़ता है वैसे वैसे ये दर्द गहराते जाते हैं। तो ऐसे मैं भी एक शिविर में आके बैठा और मुझे स्पष्ट हो गया कि बिना इस प्रश्नों के उत्तर लिए, इनका समाधान हुए कोई काम अगर हम करेंगे तो उसको राहत कहते हैं, राहत मिलती है। लेकिन वो जो प्रश्न है वो बने ही रहते हैं। और वो कब बाहर आ जाएंगे, कब हमारा डिस्टर्ब एरिया शुरू होगा, नोबडी नोज। इसको अनिश्चित कहते हैं, इट्स ऑल इंडेफिनिट, बता नहीं सकेंगे। आप लोगों को ऐसे एक्सपीरियंस आते हैं क्या? आज जैसा मेरा व्यवहार है कल ऐसा ही रहेगा कि बदलता है? ये बदलने की फ्रीक्वेंसी कितनी है? हाँ, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? घंटे में बदलता है, 2 घंटे में बदलता है? हाँ, तो बताइए, अगर ऐसा अगर होगा कि अगर हम ऐसे बदलेंगे, अच्छा तो नहीं है ना? ऐसे ऐसे तो जिया नहीं जा सकता। तो फिर धीरे धीरे मैंने भी कुछ प्रयास शुरू किए।
कि ये जो दर्द है, इस दर्द का एक तो पहले कारण समझना और उस पर काम करना। ऐसा मैं काम कर रहा हूं। तो हम ऐसे ही, मेरे से बहुत अच्छे लोग यहां बैठे होंगे जो मेरे से अच्छी स्थिति में होंगे। बच्चे तो अच्छी स्थिति में है ही, कि चालू हो गई चतुराई। झूठ बोलना चालू हो गया पक्का, कि बोलते हैं कभी कभी। इधर झूठ बोलना चालू हो गया, कभी कभी बोलते हैं। हाँ, मतलब आ गया ना, इतना तो पता नहीं झूठ बोलना है। बड़े तो झूठ बोलते ही है, मास्टर हो गए। तो ऐसा थोड़ा सा काम करने लगा, और ये सब जो दर्द का निवारण, इन प्रश्नों के उत्तर, ये मुझे मिले। जी, ये मुझे मिले। धीरे धीरे पता लग रहा है कि ये जो प्रश्न मिले हैं या इनके जो उत्तर मिले हैं, उसको दर्शन कहते हैं। दर्शन शब्द सुना है? दर्शन मतलब क्या? उसको दर्शन कहते हैं। दर्शन का मतलब है दिखना। दिखना समझते हैं? दर्शन का मतलब है दिखना। एक छोटा सा प्रश्न कर लेते हैं अपने आप को। हमको दिखता है कि दिखाते हैं? जांच से। दिखता है कि दिखाते हैं? ज्यादातर टाइम दिखता रहता है कि ज्यादा टाइम दिखाने में चला जाता है? तो जो दिखाते हैं, जो दिखाते हैं उसको दिखावा कहते हैं। दिखावा समझते हैं? दिखावा। बढ़िया। तो दर्शन मतलब दिखावा नहीं है। दर्शन का मतलब है दिखना। दिखना अर्थात देखना। हम देख पाते हैं। देखना समझते हैं ना? अभी कैसे देखते हैं? आंखों से देखते हैं। कितने लोगों को लगता है हम आंखों से देखते हैं? पक्का है नहीं? आंखों से दिखता है? देखिए, अब एक शब्द प्रयोग करते हैं। ये कहां से होता है? देखना मतलब, देखने का मतलब है समझना। जिन दर्दों को हम छुट्टी करना चाहते हैं, जिन प्रश्नों के हम उत्तर पाना चाहते हैं, ये सभी उत्तर को, ये सभी उत्तर पाने को हम क्या कहेंगे? उसको कहते हैं दर्शन। दर्शन का मतलब क्या हुआ? देखने का मतलब क्या हुआ? बहुत अच्छा। फिर ये समझना कहां होता है? हाँ, समझना कहां होता है? दिमाग में होता है। मतलब, हाँ, समझना कहां होता है? सोचिए इस पर। हम्म
बैठ के बोलो, आराम से, रिलैक्स, बस अच्छे से बैठना है ना। हाँ, अच्छे से बैठो, अच्छे से बैठो। हाँ, क्या बोले? कहीं पे कुछ जरूरत है तो और ज्यादा नहीं समझो, मतलब बड़ा टेक्निक बना लिए हैं, बढ़िया टेक्निक बना लिए। इसका मतलब दिखता बहुत ज्यादा है। हाँ, क्या बोले? दिखता ज्यादा है और समझना कम है। अरे बाप सर मतलब जितना जरूरी है बस उतना ही समझे। रे, वही ना बेटा, अच्छा है, अच्छा टेक्निक बना ली। थोड़ा हम लोग भी प्रयास करते, जितना जरूरी है उतना समझा जाए। गुड गुड गुड, वेरी गुड, सही बात है। तो जो ये प्रश्न बने, इन प्रश्नों के उत्तर पाने का मतलब है, उत्तर पाने का मतलब है ये क्या होना, दर्शन। ऐसे ऐसे मुझको धीरे धीरे ध्यान जाने लगा, धीरे धीरे। फिर ये भी ध्यान आया कि मुझको ऐसे दिखता नहीं था, यह मेरा ध्यान नहीं था, किसी ने मुझको दिखाया। किसी ने मुझको दिखाया, उसको कहते हैं हिंदी में अंगुली न्यास करके। ये टेबल है, ये छत है, ये फैन, ये समझते? पॉइंटिंग, अंगुली न्यास करना, ये समझ में आने लगा। किसी ने मुझको दिखाया। कौन दिखा सकता है? राइट, कौन दिखा सकता है? जिसको पता हो। पूछने का है क्या? कपड़ा इधर तो नहीं, एक छोटा सा मिनट। ओके, बढ़िया। तो इतना तो समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल चलिए। हाँ, देखिए, किसी किसी को अपने से दिख सकता है, बहुत अच्छा, अपने से दिख सकता है। ऐसा भी होगा, किसी किसी को अपने से दिखता है। मैं अपनी बता रहा हूं, मुझे अपने से नहीं दिखता, मुझे किसी ने दिखाया। जिन्होंने दिखाया उसको हम कहते हैं स्रोत, सोर्स। स्रोत, स्रोत समझते ना? कोई सोर्स होगा, यहां से दिखता है। जैसे एक उदाहरण ले सकते हैं। अभी अभी आंखों से क्यों दिख रहा है? क्या चीज का सोर्स? आंखों से। आंखों से क्यों दिख रहा है? आंखों से क्यों दिखता है? शाम को 7 बजे क्यों नहीं दिखेगा? क्या नहीं है? हाँ, आंखों को क्यों दिखता है? और रोशनी कम हो जाए या ना हो तो आंखें हैं पर क्या नहीं है? उसको इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं? लाइट। अब समझ में आ रहा है? लाइट। तो स्रोत को हम कहेंगे, ये इस प्रकार से स्रोत है। तो अभी हमारी आंखों को दिखता है, उसका स्रोत क्या है? कहां से आ रहा है? हाँ, बोलो बोलो। राइट।
सूरज से आ रहा है, तो सूरज की रोशनी में हमारी आंखें काम करती हैं, इसलिए हमको डे टाइम में दिखता है। इसलिए हम सूरज को कहेंगे ये सोर्स ऑफ लाइट है। ऐसे ही जिसे हम समझना कहते हैं, लाइट तो एक प्रकार से फिजिकल चीज है, तो जिसे हम समझना कहते हैं, एक उदाहरण, एक उदाहरण, क्या चीज समझते हैं? तो एक उदाहरण दे रहा हूं, क्या चीज समझते हैं? नियम को समझते हैं। नियम आंखों से दिखता है कि समझ में आता है? थोड़ा अच्छे से जांचना। हाँ, तो ऐसे ऐसे नियमों को जिन्होंने दिखाया उसको मैं स्रोत कहता हूं। तो ये जो स्रोत मिले, एक व्यक्ति मिले, उनका नाम है ए नागराज। उन्होंने दिखाया, मतलब अब मैं शब्द प्रयोग करूंगा, इन्होंने दिखाया का मतलब है समझाया। समझाया। समझ में आ रहा है? ये धीरे धीरे पता लगा, अभी भी पता लग रहा है कि समझाने से समझ में आ रहा है। इस प्रकार से समझने वाला और समझाने वाला, समझने वाला और समझाने वाला, ये दो स्थितियां हैं। इसको हम स्थिति कहेंगे। ये स्थिति है। ऐसा मुझे अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा, क्योंकि अभी बाबा जी तो सशरीर नहीं है, वो तो उनको हम बाबा जी कहते हैं, अभी ये तो है नहीं। उनके रहते जैसे जैसे मेरे में ये बना कि इन प्रश्नों के उत्तर होने होंगे, ऐसे ऐसे मैं उनके साथ समय लगाता गया। समझ में आ रहा है? समय लगाना। तो मेरा ये स्पष्ट हो गया कि यदि हम समझने के लिए समय नहीं लगाएंगे तो समझ में भी नहीं आता है। तो एक सप्ताह भर जो आप आए हैं, वो क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं? अपन क्या कर रहे हैं अभी सप्ताह भर? क्या कर रहे हैं? क्या लगा रहे हैं? हाँ हाँ, समय लगा रहे हैं। क्या चीज के लिए? समझने के लिए समय लगा रहे हैं। तो ऐसा थोड़ा सा मैंने समय लगाया, इतना मैं कह सकता हूं। क्या मुझे पूरा समझ में आया? अरे मेरा उत्तर आप कैसे दे रहे? अभी मुझे पूरा समझ में नहीं आया, मैं समझने का प्रयास कर रहा हूं। तो इस प्रयास में आज की शुभ बेला में आप लोग शामिल हो गए। तो ये समझने का प्रयास एक प्रकार से मैत्री में बदल रहा है। मैत्री समझते हैं? हाँ, मैत्री का मतलब
दोस्ती, मित्रता। मित्रता की क्वालिटी क्या होगा? मित्रता की क्वालिटी बोलो। हाँ, प्रश्न, भरोसा, विश्वास। क्या चीज के लिए? हाँ हाँ बोलो। राइट राइट। देखिए कोशिश करते हैं ना, क्या चीज के लिए? अब समझ में आ रहा है। ये जो समझने वाला है, इसको ये समझना है। क्या समझना है? लक्ष्य समझना है कि नहीं? लक्ष्य समझना है। तो हम सभी साथ साथ समझने का प्रयास करेंगे सप्ताह भर। क्या समझने का प्रयास करेंगे? लक्ष्य क्या है, लक्ष्य को समझने का प्रयास करेंगे। बढ़िया। तो अब ये जो लक्ष्य समझना है, उसकी प्रक्रिया क्या होगी? कैसे समझ में आता है? कैसे समझ में आता है? बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? माइक। ऐसे ही बोलिए। पहले तो मैं इस बच्चों को थैंक्स कहना चाहता हूँ क्योंकि हमें जो समझ में नहीं आता ना, उससे पहले वो बोल देते हैं, तो पहले हमें समझ में आ जाता है। दूसरी बात ये है कि मैं कोई एक संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ, स्वाध्याय परिवार। अच्छा जो परम पूज्य पांडुरंग शास्त्री आठवले के प्रेरित है जी। तब हम बिजनेस भी करते थे और कार्य में भी जाते थे। तब हमें शाम को जब हमारी मीटिंग्स होती थी कि हमें पूरा सेशन हर हफ्ते लेना रहता था, तो उसमें हम आगे दीदी जी को बोलते थे कि दीदी आप दादाजी को बोलो कि हमें लिखावट कम दे। पूरे दिन हम बिजनेस में व्यस्त रहते थे, फिर शाम को रात को 1-1:30 बजे तक 1 मंथ में एक बार मीटिंग्स होती थी, तो 2 बजे तक लिखना रहता था। तो दादाजी ने मुझे ऐसा वहां से आंसर आया कि मेरे बच्चे, मेरे युवा वर्ग जब तक नहीं लिखेंगे तब तक वो अपने जीवन में नहीं उतार पाएंगे। तो मैं सो रिक्वेस्ट करता हूँ कि मिनिमम्स लिखने की ट्राई करें, जो भी हो, तो ही हमें अंदर उतरेगा कुछ ना कुछ। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। तो लक्ष्य समझने का प्रयास करें। ठीक है, सप्ताह भर चलेगा। अब ये कैसे समझ में आएगा? क्या प्रोसेस रहेगा? तो उसको कहते हैं, ये जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है। देखिए, हिंदी समझते हैं ना सभी? हाँ, इसकी प्रक्रिया क्या होगी? सरल सरल कोशिश करते। तो अभी जैसा श्री ए नागराज जी ने हमें समझाया, तो समझाया तो क्या किया? तो थोड़ा सा आज मैं उसको शब्द दे पाता हूं। समझाने का मतलब है उन्होंने हमारा लक्ष्य के प्रति ध्यानाकर्षण किया। ध्यानाकर्षण समझते हैं क्या होता है? ध्यानाकर्षण मतलब, हाँ अभी अभी देखो, हाँ ध्यानाकर्षण कराया मतलब क्या किया? ध्यानाकर्षण होता है मतलब क्या हुआ? डिफरेंस अभी देखिए, इसका डिफरेंस निकालते हैं। एक है सूचना देना, एक है ध्यानाकर्षण कराना। क्या अंतर है?
सोचिए, एक है सूचना देना और एक है ध्यानाकर्षण कराना। क्या अंतर है? हाँ हाँ, और सूचना देना मतलब पॉइंट है ना। अधिकतर समय में क्या होता है और होना क्या चाहिए, ये अभ्यास होना है। यदि ध्यान आकर्षण हो पाया, अब ध्यान आकर्षण कैसे हो पाएगा भाई, उसके लिए क्या लगता है? हाँ, समय लगेगा। गुड गुड गुड, क्या बोले? बढ़िया। जिसका ध्यान है वही ध्यान आकर्षण करा सकता है कि नहीं? जिसका ध्यान नहीं है वो ध्यान आकर्षण कैसे कराएगा? यदि मेरा ध्यान बना हुआ है तो ही ध्यान आकर्षण है। मेरा ही ध्यान बना नहीं है तो मैं क्या करूंगा? हाँ, दूसरे को क्या करता रहूंगा, बार बार क्या करता रहूंगा। मराठी कोई जानते हैं क्या इसमें? कौन लोग जानते हैं? एक दो तीन। मराठी में एक शब्द है सासू, सारख्या सूचना। सासू का मतलब क्या हो गया, सारख्या का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस सूचना। इधर उधर मत ले जाइए, है ना, इसको अर्थ को वहीं तक रखिए। मतलब यदि मैं कंटिन्यूअस सूचना दे रहा हूं तो मैं क्या हो जाऊंगा? सासू हो जाऊंगा। ऐसे ऐसे कुछ कुछ है। अब अगर ऐसे होंगे, अब अगर हमारी पर्सनैलिटी ऐसे हो जाएगी कि हम कंटिन्यूअस सूचना दे रहे, उससे इरिटेशन आता है। क्या आता है उससे? इरिटेशन आती है। तो हमें ध्यानाकर्षण कराना ये काम करना है या सूचना देना का काम करना है? बढ़िया। और आदमी में वो क्षमता है कि आदमी ध्यान दे सकता है। इसलिए आदमी के लिए सम्मानजनक है कि आदमी का ध्यान दिलाया जाए। आज मुझे ऐसा लगता है कि बाबा जी ने हमारा ध्यान दिलाने का ही काम किया। उन्हें कभी ऐसा नहीं कहा कि ये करो, ये ना करो। करो ना करो को हम कहते हैं उपदेश। है कि नहीं? और जाने अनजाने में हम बच्चों को क्या करते रहते हैं? जाने अनजाने में हम क्या करते रहते हैं? वो बताओ, कौन सुनता है उपदेश? कोई नहीं सुनता। आपके घर में छोटे बच्चे हैं? आपसे छोटे 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 है ना? क्या करते रहते हो उनको? हाँ, ये देखो, हाँ ये देखो, भाषा ध्यान देने की है, लेकिन करते क्या है? उसको भी उपदेश। सुनता है? छोटे बच्चे सुनते हैं? कोई नहीं सुनेगा। तो ध्यानाकर्षण प्रोसेस यही है। तो अपन 7 दिन क्या कोशिश करेंगे? ध्यानाकर्षण। मेरी उतनी योग्यता नहीं है कि मैं आपका ध्यान दिला पाऊं। हाँ,
मेरी इतनी योग्यता नहीं है कि मैं आपका ध्यान दिला पाऊं। मैं खुद ध्यान देने का प्रयास करूंगा, उस प्रयास को कुछ शेयरिंग कर सकता हूं। देखिए मैं ऐसा प्रयास कर रहा हूं, ऐसा मेरा थोड़ा सा ध्यानाकर्षण हो रहा है, ऐसा मैं कुछ कुछ आपके साथ शेयरिंग कर सकता हूं। आपको चलेगा ऐसा? ध्यानाकर्षण है ना, ये पॉइंट प्रोसेस। अभी सभी टीचर्स हैं, फिर क्या बनता है, बच्चों के साथ क्या किया जाए? हाँ, होमवर्क नहीं करते हैं, क्या किया जाए? ये देखो इधर से, ये एक और बात है, अगर होमवर्क नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? पनिशमेंट, सजा देना। सही बात। तब भी होता है क्या? तब भी होता है सजा देने पर? हाँ, कंप्लीट ही रहता। क्यों कंप्लीट करते हैं? हाँ, ये देखो क्यों कंप्लीट करते हैं? क्योंकि टीचर का चेहरा मोहरा दिखता है। अगर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे टीचर? अरे बाप रे, मेरे को डांटेंगे। बट हाँ, हाँ घर पे, हाँ एक और आ गया, घर पे क्या करते हैं? अरे सब तरफ से फिर अब जाम हो गया, अब तो होमवर्क हमको करना ही पड़ेगा। कुछ बच्चे तो सिर्फ सजा से बचने के लिए करते हैं, और कुछ बच्चे तो सही क्या है? सही क्या है? तो अगर ये सही है तो फिर हमारा क्या हो रहा है? हाँ, ये छोटा सा चेक, जो जो मैं मन से कर रहा हूं, फॉर श्योर कि मेरा उधर क्या जा रहा है? ध्यान जा रहा है, मेरा ध्यानाकर्षण हो रहा है। जो जो मैं मन से करता हूं उसको हम कहते हैं सेल्फ से जो आता है, और जो जो मेरे को करवाया जा रहा है वो क्या होगा? अब ये तो फंस गया। धीरे धीरे आगे समझेंगे। कभी कभार ऐसा भी होता है कि अभी मुझे उसका महत्व नहीं पता लग रहा है कि नहीं? अभी मुझे महत्व नहीं पता लग रहा है, इसलिए मेरा ध्यान नहीं जा रहा है। तो क्या हो रहा है? उसके लिए क्या किया जा रहा है? हाँ, फोर्स किया जा रहा है या कुछ दबाव भी आ रहा है। ध्यानाकर्षण के लिए दबाव भी होते हैं, पर ये पहचान पाना कि कौन सा दबाव सही है, ध्यानाकर्षण के लिए कौन सा दबाव है सही है, धीरे धीरे चर्चा करेंगे उसको। ओके, आगे। अब ध्यानाकर्षण हो रहा है तो इसका मतलब है कि इसके मूल में ध्यान है। ध्यान है तभी ध्यानाकर्षण, ये प्रोसेस। यदि हमारा ध्यानाकर्षण हो रहा है तो क्या जा रहा है? हमारा ध्यान जा रहा है। और अगर हमारा ध्यान जा रहा है तो फिर क्या हो रहा है? ध्यान जा रहा है तो फिर हमें क्या हो रहा है? हमको समझ में आता है। ये प्रक्रिया है, प्रोसेस समझते ना? बहुत अच्छा। अब ये जो ध्यानाकर्षण है, ये जो ध्यान है और ये जो समझ है, इसको हम कैसे चेक करें? जैसे मेरे को समझ में आ गया, ये चेक कैसे होगा? मेरे को समझ में आ गया, इसके लिए क्या होगा? परीक्षा होगी। ओके ओके, करके देखना पड़ेगा उसको। क्या चीज करना पड़ेगा बेटा? क्या चीज करना होगा?
मूल्यांकन करना होगा। ओके, और हाँ, गहरा ध्यान देना पड़ेगा। और कुछ उत्तर? यदि मेरे को समझ में आ गया है, हाँ बोलो, क्या करना होगा? अभ्यास, यू मीन प्रैक्टिस। हाँ, वेरी गुड, की वर्ड है प्रैक्टिस। ओके ओके, देखिए मैं कुछ रखता हूं, है ना। यदि मेरे को समझ में आ गया तो मैं कहता हूं ऐसा मेरा व्यवहार होता है। यदि समझ में आ रहा है तो कहां दिखता है? यदि मेरे को समझ में आ गया तो कहां दिखेगा? कहां दिखता है? ये हमारे व्यवहार में दिखता है। बढ़िया है कि नहीं? और अगर मेरे समझ में नहीं आया तो कहां नहीं दिखेगा? व्यवहार में नहीं दिखेगा, पक्का। इसका मतलब है समझना रहस्य नहीं है। रहस्य समझते हैं? कभी कभार ऐसा लगता है कि भाई मेरे को तो समझ में आ रहा है बहुत, लेकिन मेरे व्यवहार में नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ, पर ऐसा नहीं है। ये ध्यान आकर्षण कराया। यदि किसी व्यक्ति को समझ में आया, उसका व्यवहार होगा ही। व्यवहार में नहीं आया, इसका मतलब कहां नहीं आया? समझ में नहीं आया। ये ध्यान आकर्षण का पॉइंट है। एक अच्छा सूत्र है, समझ है तो गलती नहीं, और गलती है तो समझ नहीं। हमारी अधिकांश गलतियां कहां हो रही हैं या कहां होती हैं? बोलो। हमारी अधिकांश गलतियां, जिसे हम गलती कहते हैं, हाँ, हमारी अधिकांश गलतियां कहां पकड़ में आती हैं? पकड़ में कहां आती है? हम्म 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 देखिए, उत्तर सामने है, इसलिए ध्यान आकर्षण। अधिकांश गलतियां कहां समझ में आती हैं? ऐसे कितने लोगों का ध्यान जाता है कि हमारी गलती हमको व्यवहार में समझ में आती है? तो जितने भी लोग उपस्थित हैं, ये एक ध्यान आकर्षण, यदि हम सही कर रहे हैं तो भी व्यवहार में आएगा, और यदि हमारे से गड़बड़ हो रही है तो भी कहां आएगा? व्यवहार में आएगा, ये पक्का। तो हम सातों दिन व्यवहार को समझने का प्रयास करेंगे। अब मेरे लिए भी ये प्रश्न बना कि यदि नागराज जी को समझ में आ गया तो ऐसे समझदार व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है? क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हमको समझ में आ गया, हम कुछ व्यवहार करते, रिजल्ट कुछ आता है। आप लोग को भी ऐसा होता है क्या? हम कुछ सही करने चलते हैं व्यवहार, लेकिन रिजल्ट रिजल्ट खराब हो जाता है या अलग अलग आता है। आप लोगों को भी ऐसा होता है क्या? अलग अलग आता है? अच्छा, हर एक का एक्सपीरियंस अलग अलग है। और फिर ऐसे व्यवहारों की हम चर्चा भी करते हैं। क्या करते हैं? सब व्यवहारों की क्या करते हैं? और उस चर्चा का एक नाम है क्या? ऐसे जो अलग 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 व्यवहार होते हैं ना, उस व्यवहार की एक चर्चा बनती है, उसका एक नाम है। उसको क्या कहते हैं? बोलो बोलो बोलो, उसको क्या कहते हैं? ये देखो बता रहे हैं। हाँ, क्या बोली दीदी? पहला, हाँ, क्या बनता है उसका? एक चुगली या फिर बहस। ईमानदारी से बताइए, ईमानदारी से बताइए, यहाँ कितने लोग हैं जो इसमें शामिल होते हैं? देखिए, अभी तो डिनाई करेंगे, अभी तो डिनाइल ही रहेगा, हम नहीं करते चुगली।
हाँ चुगली का मतलब है एक दूसरे की शिकायतें करना। अभी जैसे प्राचार्य सर है ना, तो जैसे बता रहे थे कि भाई प्रधानाचार्य, हमारे एक मित्र ऐसे प्रधानाचार्य थे, एक शिविर में आए तो उन्होंने बोला भैया मैं, अभी पुलिस के अधिकारी भी बैठे हैं, उन्होंने बोला मैं प्रधानाचार्य हूं कि कोतवाल हूं, नहीं मेरे को समझ में नहीं आया। मैं बोला सर कैसे? बोले जैसे ही ऑफिस खुलता है मेरा, जैसे लोग समझते हैं कि मैं जिसमें लिखता हूं वो कोई कंप्लेंट रजिस्टर है, हर एक जना आता है कंप्लेन कर, दिन भर मेरा कंप्लेन निपटाने में चला जाता है। मेरे को समझ में नहीं आया, मैं यहाँ हेडमास्टर हूं। ये कोतवाल, कोतवाल समझते हैं ना, जहां शिकायतें लिखी जाती। परिवार में किसको सुनाते हैं सर? उसको कहेंगे, उसका एक और नाम है, थोड़ा सा हाई ग्रेड नाम है, गॉसिप नाम है उसका, गॉसिप। हाँ हो, गॉसिप। फिर एक और हाई ग्रेड नाम है पीछे बात करना, और हाई ग्रेड नाम है, उसका नाम है छल। क्या नाम है उसका? छल करते, छल, सब छुपा हुआ। कई कई लोगों को पता होगा छल का आगे का स्टेप, ये देखो सब याद है, कहां से पता कर लिए सब? शाबाश, बढ़िया। कपट, और उसका और एक हाई ग्रेड है, हाँ प्रपंच नहीं, हाँ उसका एक और हाई ग्रेड है, उसको कहते हैं दंभ। हाँ, और एक हाई ग्रेड है पाखंड। ये देखो याद है, सब होमवर्क रेडी है। तो छल, कपट, दंभ, पाखंड, ये अभी व्यवहार का क्वालिटी है। इसलिए व्यवहार में चैन नहीं है, इसलिए व्यवहार बेचैन है। फिर एक बना, भाई ऐसे बेचैनी में कैसे जिया जाए, तो आदमी फिर धीरे धीरे चुप होने लगा। क्या होने लगा? और ये चुप्पी ही हमारे लिए एक घातक मानसिक बीमारी हो गई, चुप रहना। हाँ दीदी, बोलने से भी क्या फायदा मिलता है, ये सब ऐसे, इससे अच्छा है चुप रहे व्यक्ति। देखिए, उसको कहते हैं एक आइडियलिज्म अपनाते हैं, अपने कुछ आइडियलिज्म भी अपनाते हैं। ये एक उसका एक नमूना है कि चुप रहना। देखिए बनता है क्या चुप रहना? 2 दिन चुप रह सकते, फिर भीतर प्रेशर कुकर बनता है ना, और कहां फूटे उसको देखते। जो मिल गया है ना अपना विस्फोट झेलने को जो मिल गया, उसको अपन सहेली या मित्र कहते। धड़ 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 धड़, उसको कुकर की सीटी उठी और वेंटिंग कर दिया। उसका नाम है हिंदी भड़ास। क्या नाम है उसका? भड़ास। भड़ास निकालते हैं। तो क्या व्यवहार भड़ास निकालना है? क्या करना है, कहां जाना है, कुछ पता नहीं। और हम दिनों दिन क्या निकाल रहे हैं एक दूसरे के साथ? भड़ास निकाल रहे हैं। और हमको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि हम अपनों के साथ भी यही कर रहे हैं। तो भड़ास ये व्यवहार नहीं, चुप रहना ये व्यवहार नहीं। तो फिर ऐसे मुझे भी प्रश्न आया कि समझदार होते हैं, ये तो स्वीकार हो रहा है, पर समझदार व्यक्ति का व्यवहार कैसे हो? वो व्यवहार क्या होता है?
शांत होना, उसका तरीका, नेचर, ये इसका स्टडी होना है कि नहीं? जीवन विद्या इसी का नाम है। समझदार व्यक्ति का व्यवहार कैसे होता है, इसको समझने का नाम है जीवन विद्या। यही कला है। गॉसिप करना ये कला नहीं। बढ़िया ना? ठीक चल रहा है? अब थोड़ा सा रिवर्स आते हैं, ब्रेक। तो ब्रेक लेकर के वापस आते हैं। ठीक है, चलेगा अपना सप्ताह भर चर्चा? आपको ठीक लग रहा है ना भाई? गुड। तो थोड़ा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। थैंक यू।